अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एफएससी पार्ट 2 फिज़िक्स क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चन के आंसर्स देखेंगे। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा था, सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस लेक्चर। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। सो मूविंग टुवर्ड्स फर्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है किसी भी गिवन स्पेस से तो हम लोगों ने बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है या नॉन जीरो है। तो इसका आंसर है, व्हेन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो जीरो इन दिस रीजन। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है किसी भी खास स्पेस से तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो भी इस रीजन में जीरो होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल मतलब डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर पे डिपेंड करता है। व्हेन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है उसका क्या मतलब है कि V2 माइनस V1 जीरो आ रहा है। मतलब V2 पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि V2 में से V1 माइनस करेंगे तो जीरो आ रहा है, डेल्टा वी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो फिर जब हम लोग डेल्टा वी की जगह जीरो लिखेंगे तो ई भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस रीजन में से वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो व्हेन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट सेकंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन। और इसमें हमें कहा हुआ है, इफ अ पॉइंट चार्ज Q of mass m is released in a non-uniform electric field with field lines pointing in the same direction। अगर कोई भी हम लोग पॉइंट चार्ज Q को जिसका मास m है, अगर उसको रिलीज करें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में और वो जो फील्ड लाइंस है वो सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, ठीक है, तो विल इट मेक रेक्टिलिनियर मोशन। क्या ये रेक्टिलिनियर मोशन बनाएगा कि नहीं? तो अब हमें पता होना चाहिए कि रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है। रेक्टिलिनियर मोशन किसे बोलते हैं? मीन्स अ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। किसी भी मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। सो अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि हमें क्या कहा हुआ है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज किया जाता है तो इट एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किस वजह से? फील्ड की वजह से। दिस फोर्स इज गिवन बाय, इस फोर्स को हम लोग कैसे देते हैं? E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, और एफ हमारे पास क्या आता है? E इंटू क्यू। So, if a charge particle of mass m is released in the electric field, it will experience a force in accordance with the above equation. Now we know that हमें पता है कि F इज इक्वल टू ई क्यू होता है और F इज इक्वल टू एम ए भी होता है न्यूटन्स लॉ के मुताबिक। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे और हमारे पास क्या आ रहा है? E इज इक्वल टू एम ओवर क्यू ए। सिंस मैस एंड क्यू आर कांस्टेंट फॉर अ गिवन चार्ज, मैस और क्यू क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं किसी भी गिवन चार्ज के लिए। देयरफॉर ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, इसलिए ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए के। अभी जो पीछे फॉर्मूला देखा उसमें आप लोगों ने देखा है, दिस मीन्स द चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू एंड मैस एम विल अंडरगो मोशन विद एक्सेलरेशन ए, यानी वो मोशन में जाएगा लेकिन साथ में एक्सेलरेट भी करेगा, ठीक है। द एक्सेलरेशन विल बी लीनियर, ये एक्सेलरेशन क्या होगी? बिल्कुल स्ट्रेट होगी, सीधी होगी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और किसके अलोंग होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग होगी। सिमिलरली एज द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, इसी तरह अगर हम देखें अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो एक्सेलरेशन ऑफ द मोशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म। तो फील्ड एक्सेलरेशन में क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म होगी। अ नॉन यूनिफॉर्म चार्ज फेयर इज शोन बिलो, एक नॉन यूनिफॉर्म चार्ज फेयर हमें नीचे दिखाया जा रहा है, ठीक है, मतलब कि यूनिफॉर्म नहीं है, इसका सरफेस एरिया कहीं से कुछ है और यहाँ से ज़्यादा यहाँ से कम है, इस तरह से हमें बताया गया। और ये हमारे पास इसमें से लाइंस निकल रही हैं और साथ में हमारे पास क्या है? एक चार्ज भी गिवन है, ठीक है, यहाँ पर ये चार्ज है, ठीक है। और द इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़े, इसको ये समझ नहीं आ रहा। सो चले अब नेक्स्ट थर्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी आपने अगर क्वेश्चन लिखे नहीं है तो वीडियो पॉज करके लाजमी लिख लें। और उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान में क्या रिलेशन है? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज व्हेन सम वर्क इज डन ऑन इट एक्सटर्नली इन मूविंग इट बिटवीन टू पॉइंट्स whose potential difference is v volts।
यानी पोटेंशियल एनर्जी असल में होता क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है एनर्जी स्टोर होती है किसी भी चार्ज में जब कोई भी वर्क हम लोग डन करते हैं बाहर से। और क्यों वर्क डन करते हैं? ताकि वो मूव करे उस दो पॉइंट्स के दरमियान में जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी वोल्ट्स है। सो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज जस्ट वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ क्या होता है, वर्क डन होता है पर यूनिट चार्ज होता है। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस यूज़ करते हैं। सो हमें क्वेश्चन में क्या हुआ था, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या फ़र्क है। तो हम लोगों ने कहा है कि बोथ आर रिलेटेड है। दोनों को हम लोग कैसे रिलेट करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। सिंस क्यू इज कांस्टेंट देयरफॉर डेल्टा यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी। तो क्यू कांस्टेंट होता है यानी वैल्यू ऑफ द चार्ज होती है वो तो कांस्टेंट होता है, और डेल्टा वी किस पे डिपेंड कर रहा होता है, डेल्टा यू पे। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4 is, how are units of volts and electron volts related? How do they differ? हमें कहा भाई ये दोनों आपस में रिलेट कैसे करते हैं, वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट जो है, और वो डिफर कैसे करते हैं। वी नो डैट एनर्जी गेन बाय चार्ज क्यू व्हेन इट गोज थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज गिवन एज। हमें पता है कि जो एनर्जी जो गेन करते हैं कोई भी चार्ज जब वो पास कर रहा हो कहाँ से, पोटेंशियल डिफरेंस से, तो हम लोग उसको कैसे दिखाते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू ओवर क्यू। लेकिन जब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दिखानी है तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। और हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो हम लोग किसकी जगह क्या लिखेंगे, क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। क्यू असल में होता है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और क्यू की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। तो इलेक्ट्रॉन के साथ डेल्टा वी की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्टेज लिख देंगे, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एनर्जी का यूनिट होता है जो कि गेन किया जाता है, लिया जाता है, या फिर लॉस किया जाता है, गंवा दिया जाता है बाय एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो गंवा देते हैं या फिर ले लेते हैं, वो इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। when it moves between two points of potential difference 1 volt, जब वो मूव करता है 2 पॉइंट्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान में, और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। 1 वोल्ट असल में होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब हम लोग चार्ज को इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करते हैं वोल्टेज से, तो हमें क्या मिलता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है। नाउ स्टूडेंट्स, जो चार्ज किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है, रिमेंबर इट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई 1 वोल्टेज। और फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट असल में इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.6 सॉरी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम लिख दिया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह, और 1 वोल्ट की जगह 1 वोल्ट ही लिखा है। देन वेयर 1.6 × 10⁻⁹ कूलम इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। और अगर हमें 1 वोल्ट चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नीचे डिवाइड कर देंगे किसको, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब ये फॉर्मूला जो है ना वो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपके जो न्यूमेरिकल्स है उसमें आते हैं, ठीक है। लाइक अगर आपको कहा हो 1 वोल्ट से हम लोगों ने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमने वोल्ट पे जाना है, तो हम लोग इस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर हमें कहा जाए कि हमने वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली उसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी वोल्टेज 1.6 × 10⁻⁹ को वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा। और कोई भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू निकालनी तो आप लोग सिंपली 1.6 को मल्टीप्लाई कर दिया करें वोल्टेज की वैल्यू के साथ। क्लियर हो गया, 1.6 × 10⁻⁹ को। उसके बाद हमारे पास है, दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन वोल्ट एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रिलेशन है बिटवीन वोल्ट एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। और हमें इसी तरह कहा गया था, हमें डिफरेंस बताना था इनमें। तो वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट क्या होता है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो कि 2 पॉइंट्स के दरमियान में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी होती है, लाइक अगर मैं इधर डायग्राम बना दूँ, ये बस प्लस चार्ज है, ये बस माइनस चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, और इसके दरमियान में जो चार्ज कोई भी पड़ा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो कहाँ पे है, 2 पॉइंट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। सो अगर वेयर एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यूनिट ऑफ एनर्जी है लाइक जाउल्स। रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नॉट द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा यूनिट नहीं है एनर्जी का, ठीक है, इसको याद रखना है। मोर ओवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल असल में प्रॉपर्टी होती है फील्ड की, और दैट इज हाउ स्ट्रॉन्ग और वीक इट इज़,
जो कि हमें क्या बताता है कि हाउ कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। वेयर एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इन द फील्ड। इलेक्ट्रॉन वोल्ट असल में होता है कि चार्ज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज होता है, ठीक है, यानी चार्ज के बारे में बताता है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बारे में बताता है? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। Whereas electron volt is a property of charge in the field, that is how large or small it is, यानी चार्ज की जो है वो कितना बड़ा और छोटा है। और इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कि कितना स्ट्रॉन्ग और वीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ कैन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी हाई व्हेन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिवली लो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे हाई हो सकता है जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिवली लो हो। Now students, if a positive charge Q moves from positive charge from positive to negative plate, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज Q मूव करता है पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पॉइंट A टू पॉइंट B, यानी पॉइंट A से पॉइंट B जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव को पॉइंट A बोल रहे हैं, नेगेटिव को पॉइंट B बोल रहे हैं, इन डायरेक्शन ऑफ E और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। लाइक अगर मैं डायग्राम बना दूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है। मुझे यहाँ पे कहा हुआ है कि दो प्लेट्स हैं और पॉजिटिव प्लेट को ए बोला हुआ है, नेगेटिव प्लेट को बी बोला हुआ है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती हैं। क्लियर हो गया? ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, और साथ में ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। और हमें कहा है कि अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में नेगेटिव प्लेट की तरफ बढ़ रहा है, किसी भी डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो उससे क्या होगा? डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू ओवर क्यू होता है। और डेल्टा वी को क्या बोलेंगे, यानी फाइनल उसका डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है, प्लस क्यू चार्ज का बी है, तो हम लोग वी बी लिख देंगे माइनस वी ए लिख देंगे इज इक्वल टू, इसी तरह डेल्टा यू है तो यू बी माइनस यू ए लिख देंगे डिवाइड बाई क्यू। Now if the electron having charge minus E is released at point B, इसी तरह अगर हम लोग माइनस चार्ज को पॉइंट बी की तरफ रिलीज करें तो इट विल मूव टुवर्ड्स पॉइंट ए, ये पॉइंट ए की तरफ मूव करेगा, यानी प्लेट ए की तरफ मूव करेगा फ्रॉम लो नेगेटिव टू हाई पॉजिटिव पोटेंशियल। यानी ये लो नेगेटिव से, यानी नेगेटिव वाली साइड लो होती है तो लो बोला हुआ है, और ये लो नेगेटिव से हाई पॉजिटिव की तरफ ये नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। और फिर हमें क्या कहा हुआ है, फ्रॉम बी टू ए, और ये कहाँ से कहाँ है? बी से ए की तरफ है, यानी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ है? मेरे राइट साइड पे है, बट जो चार्ज मूव करेगा वो किस तरफ करेगा? लेफ्ट साइड पे। सो एज द इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करता है, इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज, उसकी पोटेंशियल एनर्जी असल में क्या होती है? डिक्रीज होती है। एज इट्स काइनेटिक एनर्जी गेट्स ग्रेटर, और क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। सो यू ए इज स्मॉलर देन यू बी, यू ए क्या होगा? छोटा होगा यू बी से। इसी तरह से डेल्टा यू हमने निकाला तो हम लोग क्या कहेंगे? यू ए माइनस यू बी विच इज़ लेसर देन ज़ीरो। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारे पास है बट नोट दैट इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट बी एट लोअर पोटेंशियल टू अ पॉइंट एट हायर पोटेंशियल। सो डेल्टा वी हमारे पास क्या होगा? वी ए माइनस वी होगा, जो कि ग्रेटर होगा ज़ीरो से। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है। सो जो डेल्टा वी की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी? ग्रेटर होगी ज़ीरो से। सो साइंस ऑफ डेल्टा वी एंड डेल्टा यू आर ऑपोजिट। सो इस तरह से साइन क्या होती है? दोनों के डेल्टा वी और डेल्टा यू के ऑपोजिट होते हैं। हैंस इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इस तरह से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की केस में हमने क्या देखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी हाई व्हेन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिवली लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हाई होता है जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लो होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई होता है जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लो होता है। हमें ये केस कहा गया था कि हमने ये बताना है। सो ये नेगेटिव चार्ज के केस में होता है। सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, कैन द पोटेंशियल ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर बी सेम एज दैट ऑफ पॉइंट चार्ज। क्या पोटेंशियल जो होता है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर का, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर पे जो पोटेंशियल होता है वो सेम हो सकता है एज डेट ऑफ पॉइंट चार्ज, यानी पॉइंट चार्ज की तरह वो सेम हो सकता है? हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया। और अब आपको बताना चाहिए कि नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का मतलब क्या होता है। लाइक अगर नॉन यूनिफॉर्मली से पता चले तरतीब से ना होना, तरतीब से ना होना। इसी तरह हमें कहा हुआ है चार सफ़ेद चार्ज लगे हुए, तो हम लोग एक सफ़ेद बनाते हैं, इसके ऊपर हम लोग क्या करें? चार्जेस शो करें।
सो ये आपने सफ़ेयर के ऊपर देखा चार्ज ये यूनिफॉर्मली नहीं है, ठीक है। सो मैंने आगे पीछे करके बनाया कि नॉन यूनिफॉर्मली नहीं, सॉरी यूनिफॉर्मली नहीं है। सो अगर हम लोग इसका आंसर देखें, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज सफ़ेयर हैज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होती है इनसाइड इट, उसके अंदर, एज शोन बिलो। ये हमें डायग्राम दिखाई गई है। वी कंसिडर 2 केस, हम 2 केस देखते हैं, ठीक है। लाइक अगर हम लोग फर्दर आगे मूव करें, फर्स्ट पॉइंट इज हेयर व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड द सफेयर। अगर हम लोग चार सफेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, चार सफेयर हमारे पास ये मौजूद है, ठीक है, और चार सफेयर के हम लोग देख रहे हैं वो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। और अगर हम लोग कह रहे हैं कि ये पॉइंट क्या होगा, आउटसाइड द सफेयर है, ठीक है, ये पॉइंट भी आउटसाइड द सफेयर है, तब इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि द होल चार्ज ऑन द सफेयर कैन बी कंसिडर्ड एज टू बी कंसंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट। लाइक अगर हम बहुत दूर से देख रहे हैं, बहुत दूर से एक लोगों के मजमे को देख रहे हैं, तो लोग सारे जैसे बेशक दूर दूर खड़े हो, लेकिन हमें दूर से क्या नजर आएगा, सेम नजर आएगा। लाइक एक लगता है कि एक मतलब एक ही ग्रुप बना के खड़े हुए हैं। मैं दूर से ये नहीं कह पाऊंगी कि बहुत ज़्यादा ग्रुप खड़े, मैं कहूँगी एक ही ग्रुप बना हुआ है। सो इसी तरह से मैंने आपको क्या कहा है कि कंसनट्रेटेड टू एट अ सिंगल पॉइंट, हमें क्या नजर आएगा कि सिंगल पॉइंट में कंसनट्रेट है, एंड हेंस एक्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। और इस तरह ये पॉइंट चार्ज के तौर पे एक्ट करता है। लाइक पॉइंट चार्ज में होता क्या है कि बिल्कुल माइन्यूट सा चार्ज होता है, जो कि छोटा सा होता है, और ऊपर से उसके ऊपर जो चार्जेस लगे होते हैं, यानी जो उसका अपना जो वो है सब कुछ, यानी छोटा सा ही नजर आता है, दूर से बहुत छोटा, तो उसको पॉइंट चार्ज बोलते हैं। The electric potential at any point P distant r from the point charge is V is equal to, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हमें वैल्यू दी गई V is equal to के क्यू ओवर आर होता है अगर कोई भी डिस्टेंस हमें गिवन हो तो। सो द पोटेंशियल ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर कैन बी सेम एज दैट ऑफ पॉइंट चार्ज। तो आउटसाइड जब पॉइंट होगा तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि सेम हो सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन द पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। और अगर हम लोग बात करें, हमारे पास स्फीयर बनाया है, ठीक है, स्फीयर के अंदर मैं कह रही हूँ पॉइंट है और ये सारा नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो इस पॉइंट पी के बारे में हम लोग देखते हैं, तो हमें कहा है कि व्हेन द पॉइंट इज इनसाइड द स्फीयर, जब पॉइंट इनसाइड द स्फीयर होगा तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्ज। अब इसको पॉइंट चार्ज कंसिडर नहीं कर सकते। अब बंदा बिल्कुल नज़दीक आ गया, उस वक्त देख रहा है अंदर खड़ा होकर लोगों के मजमे को देख रहा है, जो उसको एक क्राउड नज़र आ रहा था। अब उसने देखा तो उसको पता चला कि ये एक क्राउड नहीं है बल्कि ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। cannot be considered as point charge. Electric intensity E due to different charges on the surface of a sphere will have different values on certain point inside it. यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी डिफरेंट चार्जेस की वजह से सरफेस ऑफ द स्फीयर पे, उनकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, खास पॉइंट्स पे डिफरेंट होगी। देयर वुड बी अ रिजल्टेंट ई इन द स्फीयर। इधर रिजल्टेंट ई हम लोग निकालेंगे since V is equal to ER, E is equal to delta V over R. Therefore, V would also have different values at different points inside the sphere. इसीलिए V की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी डिफरेंट पॉइंट्स पे जब हम लोग इनसाइड द स्फीयर खड़े होंगे। सो इस तरह से हमारा 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद 7th क्वेश्चन देखते हैं। विल द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बी ग्रेटर व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। तो जो एनर्जी स्टोर्ड होती है कैपेसिटर में, किसी भी 3 कैपेसिटर में, क्या वो ज़्यादा होती है जब वो कनेक्ट किया जाता है सीरीज और पैरेलल में। तो एज एनर्जी स्टोर्ड डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटेंस वैल्यू एंड वोल्टेज व हाफ सी वी स्केयर। ठीक है, मैंने आपको ये लेक्चर में करवाया था, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, साथ आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है इफ़ अप्लाइड वोल्टेज वी इज सेम, अगर अप्लाइड वोल्टेज वी सेम हो देन स्टोर्ड एनर्जी डिपेंड्स on capacitance C as in parallel connection equivalent capacitance is more। अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो पैरेलल में क्या होता है, C इज इक्वल टू C1 + C2 C3। आप लोग ये पढ़ के आए कि C इक्विवेलेंट जो पैरेलल में होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल से बड़ा होता है। सो द कैपेसिटर विल स्टोर मच एनर्जी इन पैरेलल कनेक्शन देन द सीरीज कनेक्शन फॉर द सेम अप्लाइड वोल्टेज। और सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, हाफ C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हाफ 1/C1 1/C2 इस तरह होता है। कैन डिफरेंट इक्विपोटेंशियल लाइंस क्रॉस ईच अदर, क्या डिफरेंट इक्विपोटेंशियल लाइंस क्रॉस कर सकती है एक दूसरे को। इक्विपोटेंशियल लाइंस आर सेपरेट लाइंस एट डिफरेंट पोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल लाइन असल में होता है क्या, सेपरेट लाइन होती है डिफरेंट पोटेंशियल में। ठीक है, लाइक अगर मैं कोई सरफेस बना दूँ, यहाँ पर ये मैंने बनाया है और इसकी मैं यहाँ पर मैं देखना चाह रही हूँ। ठीक है,
ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर टू इक्विपोटेंशियल लाइंस टू क्रॉस ईच अदर। ये इम्पॉसिबल है कि वो एक दूसरे को क्रॉस कर सके। दिस इज बिकॉज ईच इक्विपोटेंशियल लाइन हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ ई एंड वी, क्योंकि हर इक्विपोटेंशियल लाइन का अपना एक खास और कांस्टेंट क्या होता है, ई और वी की वैल्यू होती है। Now, if two equipotensial surface or lines intersect each other at some point, it means that there are two values of electric intensity and electric potential. अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो उसका क्या मतलब है कि दो वैल्यूज होंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी के एज एट दैट सिंगल पॉइंट, उस सिंगल पॉइंट पे। सो इट इज़ not possible for a point to have two values of E and V at the same time. Therefore, it is not possible for two different equipotential surfaces to cross each other. तो डायग्राम बनी हुई यहाँ पर। और इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हमें कहा हुआ है कि वाटर हैज़ अ लार्ज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वाटर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लार्ज है, बट इट इज़ रेयरली यूज्ड इन कैपेसिटर्स। वाई? बट इसको रेयरली हम लोग यूज़ करते, बहुत कम यूज़ करते कैपेसिटर में। क्यों? वाटर मॉलिक्यूल आर पोलर मॉलिक्यूल्स, ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनकी लार्ज वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, यानी 80 होता है। स्टिल इट इज़ नॉट यूज्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन कैपेसिटर। इसके बावजूद भी हम लोग इसको यूज़ नहीं करते कैपेसिटर्स में। फॉलोइंग रीजन हमें दी हुई वाटर, वाई वाटर इज़ नॉट यूज्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फर्स्ट इज वाटर हैज़ पॉजिटिव OH hydroxyl ions. If the water is used as dielectric between the plates of the capacitor, the water molecules due to polar properties will have a large value of conduction. क्योंकि उसके पास पोलर प्रॉपर्टी से, दैट्स वाई उसकी जो वैल्यू ऑफ कंडक्शन होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। दिस लार्ज वैल्यू ऑफ कंडक्शन टर्न्स द डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इनटू कंडक्टर। और ये लार्ज वैल्यू ऑफ कंडक्शन क्या करेगा, उस पानी के डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को किस में कन्वर्ट कर देगा, कंडक्टर में कन्वर्ट कर देगा। और सेकेंड पॉइंट है वाटर में हैव अदर इम्प्योरिटीज़, उसके बाद बहुत से दूसरी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। आल्सो इट इज़ क्वाइट सेंसिटिव टू टेम्परेचर, और ये हमारे पास टेम्परेचर के लिए क्या होता है, सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव होता है। देयर फॉर डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर मे नॉट हैव सेम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसीलिए डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर के सेम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं होते। और थर्ड पॉइंट आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैव डायपोल मूवमेंट, सो इट कैन बी इजीली पोलराइज्ड अंडर अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। और वाटर मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट होता है और इसकी वजह से इसको इजीली पोलराइज कर सकते हैं किसी भी गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में। द लास्ट पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर वेरीज विद टेम्परेचर। और जो वैल्यू होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वो टेम्परेचर के साथ क्या करती है, वेरी करती है, यानी चेंज होती रहती है। थस वाटर कैन नॉट बी यूज एज डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। Last question number 10, how can you increase capacitance of the capacitor? Capacitance of the capacitor को आप कैसे increase कर सकते हैं? If you want to increase the capacitance of parallel plate capacitor, then increase the surface area. Surface area को हमें increase करना पड़ेगा और reduce करना पड़ेगा separation between the plates, and distance को reduce करना पड़ेगा, and use of material, और हमें ऐसा material use करना पड़ेगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, हाई होती है। As the capacitance is given by C is equal to A epsilon naught over D. सो ये कुछ SLO बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आप लोग खुद रीड कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसके ऊपर पूरा टाइम स्पेंड करूँगी, ठीक है। लाइक अगर आप लोगों ने लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हैं। और ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है SLO बेस, ठीक है। होप सो कि आपने लिख लिया होगा, और अगर नहीं लिखा तो वीडियो पॉज करें लाजमी। और ये यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी तरह से मेरा ये लेक्चर ख़त्म होता है। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट नंबर 12 के कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।